वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे डिसीजन ट्रीज की। हाँ, ये मॉडल्स जो फैसले लेने में मदद करते हैं। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि ये मॉडल्स किसी नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं। इसका राज उन कंडीशंस मतलब शर्तों में छुपा है जिनका ये इस्तेमाल करते हैं। सही। तो आज हम इन्हीं अलग अलग तरह की कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कंडीशंस काम कैसे करती हैं। हमारी ये चर्चा गूगल फॉर डेवलपर्स के एक टेक्निकल लेख पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन है इन कंडीशंस के टाइप्स को समझना, उनका वर्किंग और मशीन लर्निंग मॉडल्स को जानने में इनका क्या महत्व है। राइट, एक तरह से मॉडल के दिमाग में झांकने जैसा। हाँ बिल्कुल। क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में कैसे तय करता है? या फिर ये कैसे चुनता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है? ये सब कंडीशंस के एक थोड़े कॉम्प्लेक्स लेकिन लॉजिकल जाल पर निर्भर करता है। हाँ, एक स्ट्रक्चर होता है पूरा। तो चलिए इसे खुलते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले दो बुनियादी टाइप्स की कंडीशंस पर नजर डालते हैं, एक्सिस अलाइंड और ऑब्लीक कंडीशंस। सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर कॉन्सेप्ट सीधा है। हाँ, एक्सिस अलाइन तो काफी कॉमन है। हाँ, ये बहुत सरल होती हैं। ये मॉडल के अंदर का एक फैसला होती हैं जो सिर्फ एक फीचर यानी डेटा सेट की किसी एक खासियत पर बेस्ड होती हैं। सिर्फ एक फीचर पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास जानवरों का डेटा है और मॉडल तय कर रहा है कि कोई जानवर मैमल है या नहीं। एक एक्सेस अलाइन कंडीशन हो सकती है नम लेग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब पैरों की संख्या 2 या उससे ज्यादा है। ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ पैरों की संख्या वाले फीचर को देख रही है और किसी फीचर को नहीं। एग्जैक्टली। और इसी सादगी की दूसरी तरफ है ओब्लीक कंडीशंस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ओब्लीक मतलब तिरछा। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये एक ही समय में एक से ज्यादा फीचर्स को ध्यान में रखकर फैसला करती हैं। अच्छा, एक से ज्यादा फीचर्स एक साथ? हाँ, उसी जानवर वाले उदाहरण को ले। एक ओब्लिक कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है, नम लेग्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम फिंगर्स, मतलब पैरों की संख्या उंगलियों की संख्या से ज्यादा या बराबर है। ओके। यहाँ देखिए, ये कंडीशन पैरों की संख्या और उंगलियों की संख्या दोनों फीचर्स का इस्तेमाल कर रही है, उनके बीच एक रिलेशनशिप बना रही है। ये तो इंटरेस्टिंग है। ग्राफ पर ये डेटा को एक तिरछी रेखा ओब्लीक लाइन से बांटती है, सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेखा से नहीं। समझ गया। अब विश्लेषण करें तो ओब्लीक कंडीशंस को ज्यादा पावरफुल माना जाता है। पावरफुल किस सेंस में? क्योंकि वे फीचर्स के बीच छुपे हुए ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स को पकड़ सकती हैं। अच्छा। सोचिए, जैसे डॉक्टर किसी बीमारी का निदान सिर्फ एक लक्षण से नहीं करते, बल्कि कई लक्षणों के कॉम्बिनेशन से करते हैं, जैसे तेज बुखार और गले में खराश। हाँ बिल्कुल। एक्सिस अलाइन कंडीशंस शायद ऐसे मिले जुले पैटर्न्स को मिस कर दें, क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक ही फीचर पर ध्यान देती हैं। ओब्लीक कंडीशंस यहीं पर ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और सोर्स भी यही कहता है। ज्यादातर डिसीजन ट्रीज को एक्सेस अलाइन कंडीशंस के साथ ही ट्रेन किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो सिंपल है। हाँ, मुख्य वजह यही है कि वे सरल होती हैं, उन्हें ट्रेन करना कॉम्पिटेशनली सस्ता पड़ता है और उन्हें समझना भी आसान होता है, जिसे टेक्निकल भाषा में इंटरप्रेटेबिलिटी कहते हैं। इंटरप्रेटेबिलिटी, हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ एक मजेदार पहलू आता है। सोर्स बताता है कि ओब्लीक स्प्लिट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स व्यक्त कर सकते हैं और खास तरह के डेटा सेट्स में कभी-कभी बेहतर एक्यूरेसी भी दे सकते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी बेहतर। हाँ, हालांकि इनकी ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस कॉस्ट यानी मॉडल को सिखाने और उससे अनुमान लगवाने का कंप्यूटेशनल खर्चा एक्सिस अलाइंड के मुकाबले ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा टाइम और प्रोसेसिंग पावर चाहिए। एग्जैक्टली। सोर्स में YDF यानी युग्ध रासेल डिसीजन फॉरेस्ट का भी जिक्र है। ये गूगल की लाइब्रेरी है डिसीजन ट्रीज के लिए। हाँ, YDF काफी पॉपुलर है। इसमें डिफॉल्ट रूप से एक्सिस अलाइंड कंडीशंस का ही इस्तेमाल होता है। ये इसकी एफिशिएंसी दिखाता है। लेकिन अगर जरूरत हो तो डेवलपर्स स्प्लिट एक्सिस ओब्लीक जैसे पैरामीटर का इस्तेमाल करके ओब्लीक कंडीशंस को इनेबल भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ओब्लीक कंडीशंस खास तौर पर तब फायदेमंद हो सकती हैं जब फीचर्स के बीच का संबंध नॉन लीनियर हो या जब फीचर्स आपस में मिलकर कोई पैटर्न बनाते हो, जिसे फीचर इंटरैक्शंस कहते हैं। अच्छा, जैसे घर की कीमत का अनुमान लगाना। हाँ बिल्कुल। एक्सिस अलाइंड कंडीशन हो सकती है, क्या साइज 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या क्या लोकेशन पॉश है। लेकिन एक ओब्लीक कंडीशन साइज और लोकेशन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख सकती है, जैसे क्या 0.6 साइज स्कोर प्लस
5.4 लोकेशन स्कोर एक सीमा, ये ज्यादा न्यूआंस्ड तस्वीर दे सकती है। समझ गया। लेकिन जैसा आपने कहा, इस पावर की एक कीमत है कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, और ओब्लीक कंडीशन से बने ट्रीज को समझना काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, वो इंटरप्रिटेबिलिटी वाला इशू। बिल्कुल, खासकर उन फील्ड्स में जहां ये जानना जरूरी है कि मॉडल किसी नतीजे पर क्यों पहुंचा, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या लोन अप्रूवल। तो यहाँ पावर और इंटरप्रिटेबिलिटी के बीच एक ट्रेड ऑफ है। ये ट्रेड ऑफ वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। चलिए अब कंडीशंस के एक और क्लासिफिकेशन को देखते हैं, बाइनरी वर्सेस नॉन बाइनरी कंडीशंस। ठीक है। बाइनरी कंडीशंस वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, आमतौर पर सही या गलत, ट्रू फॉल्स या हाँ या ना। हाँ, 2 रास्ते निकलते हैं। जिन डिसीजन ट्रीज में सिर्फ बाइनरी कंडीशंस होती हैं उन्हें बाइनरी डिसीजन ट्रीज कहते हैं। ये सबसे आम है। हमारी पिछली कंडीशन नम लेग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एक बाइनरी कंडीशन है। हाँ, जवाब या तो हाँ होगा या ना। डेटा को हर स्टेप पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके ऑपोजिट नॉन बाइनरी कंडीशंस के 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कंडीशन हो सकती है गाड़ी का रंग क्या है, और इसके परिणाम हो सकते हैं लाल, हरा, नीला, सफेद वगैरह। एक ही कंडीशन डेटा को कई ब्रांचेस में बांट सकती है। अच्छा, एक साथ कई ग्रुप्स में। हाँ, विश्लेषण ये है कि नॉन बाइनरी कंडीशंस में ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव पावर, मतलब भेद करने की क्षमता होती है। एक ही सवाल पूछकर आप डेटा को कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से एफिशिएंट लग सकता है। लेकिन इसमें कोई डाउनसाइड भी होगा? हाँ, इसमें एक बड़ा खतरा है ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग, ये टर्म काफी सुना है। ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतनी बारीकी से सीख लेता है कि वो डेटा के असल पैटर्न के साथ साथ उसमें मौजूद नॉइज और रैंडमनेस को भी याद कर लेता है। अच्छा, मतलब वो रट लेता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए सिर्फ पिछले साल के प्रश्न पत्र रट ले, वो उन सवालों के जवाब तो अच्छे देगा, लेकिन अगर जरा भी अलग सवाल आ गए तो अटक जाएगा। ओवरफिट मॉडल भी ऐसा ही होता है। ट्रेनिंग डेटा पर बढ़िया, पर नए अनसीन डेटा पर परफॉर्मेंस गिर जाती है। नॉन बाइनरी स्प्लिट्स, क्योंकि वो डेटा को ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, ओवरफिटिंग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये ओवरफिटिंग वाला पॉइंट अहम है। सोर्स भी बताता है कि इसी वजह से डिसीजन फॉरेस्ट्स, जो कई डिसीजन ट्रीज का ग्रुप होते हैं और ज्यादा रोबस्ट माने जाते हैं, हाँ, फॉरेस्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो आमतौर पर बाइनरी डिसीजन ट्रीज का ही इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी स्प्लिट्स ज्यादा सिंपल होते हैं और ओवरफिटिंग के खतरे को कुछ हद तक कम करते हैं। सही। तो क्या इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में नॉन बाइनरी कंडीशन से बचा जाता है? हाँ, ज्यादातर स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स और लाइब्रेरीज बाइनरी ट्रीज को प्रेफर करते हैं, खासकर फॉरेस्ट्स में। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। सोर्स ये भी बताता है कि किसी भी नॉन बाइनरी कंडीशन को कई बाइनरी कंडीशंस का उपयोग करके एम्यूलेट, मतलब उसकी नकल की जा सकती है। अच्छा, कैसे? जैसे हमारी गाड़ी का रंग क्या है वाली नॉन बाइनरी कंडीशन, जिसके परिणाम लाल, हरा, नीला हो सकते हैं, को हम इस तरह की बाइनरी कंडीशंस के सीक्वेंस से बदल सकते हैं। 1, क्या रंग लाल है? हाँ, नहीं। हाँ। ओके। 2, अगर नहीं तो क्या रंग हरा है? हाँ, नहीं। 3, अगर वो भी नहीं तो रंग नीला ही होगा। अच्छा, तो मतलब बाइनरी कंडीशन से भी वही काम हो सकता है। हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या बाइनरी ट्रीज सैद्धांतिक रूप से नॉन बाइनरी ट्रीज से कम पावरफुल है? जवाब है नहीं। नहीं, वे समान पार्टीशनिंग हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें शायद थोड़ी गहरी, मतलब ज्यादा लेवल्स वाली स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है, या ट्री में ज्यादा नोड्स हो सकते हैं। ओके। व्यवहार में बाइनरी ट्रीज का मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स डेवलप करना और उन्हें ऑप्टिमाइज करना अक्सर आसान पाया गया है। इसलिए प्रैक्टिकलिटी और रोबस्टनेस के लिए अक्सर बाइनरी ट्रीज को चुना जाता है। ठीक है, तो हमने समझा कि कंडीशंस एक्सिस अलाइंड या ऑब्लिक हो सकती हैं, और बाइनरी या नॉन बाइनरी, जिन्हें बाइनरी से बनाया जा सकता है। अब जब ज्यादातर ट्रीज बाइनरी होते हैं तो इन बाइनरी कंडीशंस के भी कुछ आम प्रकारों को देखना जरूरी है। सोर्स बताता है कि इनमें सबसे आम है थ्रेशहोल्ड कंडीशन। थ्रेशहोल्ड कंडीशन, हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये एक न्यूमेरिकल फीचर की वैल्यू को एक फिक्स्ड थ्रेशहोल्ड, एक सीमा से कंपेयर करती है। अच्छा, इसका फॉर्मेट आमतौर पर होता है फीचर ग्रेटर दैन थ्रेशहोल्ड। जैसे वो नम लेग्स ग्रेटर देन 2 वाला एग्जाम्पल।
बिल्कुल, नमलेग्स फीचर है और 2 थ्रेशोल्ड है। ये न्यूमेरिकल डेटा जैसे उम्र, आय, तापमान, साइज वगैरह के लिए बहुत उपयोगी है। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे तय होती है? डिसीजन ट्री एल्गोरिदम ट्रेनिंग के दौरान डेटा को सबसे अच्छे तरीके से बांटने वाला थ्रेशोल्ड खुद ही ढूंढता है, आमतौर पर इम्प्योरिटी कम करके, जैसे जीनी इम्प्योरिटी या एंट्रोपी। ठीक है। थ्रेशोल्ड के अलावा सोर्स कुछ और आम बाइनरी कंडीशंस बताता है। टेबल 2 का रेफरेंस है। हाँ, और भी टाइप्स हैं। चलिए उन पे एक नजर डालते हैं। पहला है इक्वालिटी कंडीशन, समानता स्थिति। ये चेक करता है कि क्या किसी फीचर की वैल्यू किसी खास वैल्यू के बराबर है। कैटेगोरिकल डेटा के लिए। हाँ। फॉर्मेट फीचर इज इक्वल टू वैल्यू। उदाहरण स्पीशीज इक्वल्स कैट या सिटी इक्वल्स मुंबई। ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए बहुत आम है। ठीक है। दूसरा है इन सेट कंडीशन, सेट में स्थिति। ये चेक करता है कि क्या फीचर की वैल्यू दी गई वैल्यूज के कलेक्शन या सेट में मौजूद है। अच्छा, मतलब कई वैल्यूज एक साथ। हाँ। फॉर्मेट फीचर इन कलेक्शन। उदाहरण स्पीशीज इन कैट डॉग बर्ड या कंट्री इन इंडिया यूएसए यूके। ये भी कैटेगोरिकल के लिए यूजफुल है जब कई कैटेगरीज को ग्रुप करना हो। हाँ, ये इक्वालिटी कंडीशन का ही ज्यादा फ्लेक्सिबल रूप है। तीसरा प्रकार है ऑब्लिक कंडीशन, जिसकी हमने पहले बात की। हाँ, वो वेटेड सम वाली। एग्जैक्टली। फॉर्मेट सिग्मा वेट फीचर ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड। उदाहरण 0.5 नम लेग्स प्लस 2 नम आइज ग्रेटर देन 10। ये फीचर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस पर आधारित होती हैं। और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के लिए। हाँ। और चौथा एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप है, फीचर इज मिसिंग कंडीशन, फीचर गुम होने की स्थिति। अच्छा, मिसिंग डेटा के लिए। हाँ, ये बस यह जांचता है कि क्या किसी फीचर की वैल्यू उपलब्ध नहीं है, मिसिंग है। फॉर्मेट फीचर इज मिसिंग। उदाहरण नम लेग्स इज मिसिंग या इनकम इज मिसिंग। रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में मिसिंग वैल्यूज बहुत आम हैं। हाँ, सर्वे में कोई सवाल छोड़ दिया या डेटा एंट्री एरर। बिल्कुल। ये कंडीशन डिसीजन ट्रीज को मिसिंग डेटा को ग्रेसफुली हैंडल करने की क्षमता देती है। ट्री सीख सकता है कि मिसिंग वैल्यू होने पर किस रास्ते जाना है। ये तो काफी यूजफुल है। तो इन अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस का होना डिसीजन ट्रीज को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाँ, वर्सेटिलिटी बढ़ जाती है। वो अलग अलग तरह के डेटा को नेचुरली हैंडल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल थ्रेशहोल्ड, कैटेगोरिकल इक्वालिटी इन सेट, या उसमें गैप्स हो, मिसिंग कंडीशन। और ऑब्लिक कंडीशंस के साथ वे कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस भी पकड़ सकते हैं। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कंडीशंस ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मॉडल डेटा में छुपे पैटर्न्स को पहचानना सीखता है। सही। एक मॉडल किस प्रकार की कंडीशंस का उपयोग कर रहा है, ये समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर 2 चीजों को अफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस और इंटरप्रेटेबिलिटी। परफॉर्मेंस मतलब एक्यूरेसी, रोबस्टनेस। हाँ, क्या मॉडल डेटा के पैटर्न्स को सही पकड़ रहा है, क्या वो ओवरफिट हो रहा है, सही कंडीशन टाइप चुनना जरूरी है। और इंटरप्रेटेबिलिटी मतलब हम मॉडल के फैसलों को कितना समझ सकते हैं। एक्सेस अलाइंड थ्रेशोल्ड एज 30 को समझना ऑब्लिक कंडीशन 0.7 एज प्लस 0.3 इनकम 50,000 से बहुत आसान है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए मॉडल बनाते समय या उसका एनालिसिस करते समय ये जानना कि उसमें किस तरह की कंडीशंस इस्तेमाल हो रही हैं, हमें उसकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस का बेहतर अंदाजा देता है। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है? आखिर हम इन टेक्निकल डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लिसनर के लिए इसका क्या मतलब है? बात सीधी है। इन कंडीशंस की बारीकियों को समझने से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स असल में सोचते कैसे हैं, या कहें कि वो किसी नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं। ये उनकी ब्लैक बॉक्स वाली इमेज को थोड़ा खोलने में मदद करता है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ये उनकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझने की है। जब हम जानते हैं कि मॉडल किस तरह के सवाल पूछ रहा है कंडीशंस के जरिए, तो हम उसके जवाबों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो कहाँ गलती कर सकता है। बिल्कुल सही। और इस समझ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत है। डिबगिंग में मदद मिलती है। डिबगिंग कैसे? अगर आपका मॉडल उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी कंडीशंस को विजुअलाइज करके आप पता लगा सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई स्प्लिट लॉजिकल ना हो। अच्छा। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में भी ये जानकर कि कौन सी कंडीशन टाइप, एक्सेस अलाइंड वर्सेस ऑब्लिक, आपके डेटा के लिए बेहतर है, आप मॉडल की सेटिंग्स ट्यून करके एक्यूरेसी सुधार सकते हैं। और रिलायबिलिटी असेसमेंट,
मॉडल की कंडीशंस देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके प्रेडिक्शंस कितने भरोसेमंद हैं। क्या वो जेन्युइन पैटर्न्स पर बेस्ड है या नॉइस पर? ये तो काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। बिल्कुल, और हमें ये ट्रेड ऑफ्स भी याद रखने होंगे। पावर, कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरफिटिंग, रिस्क, इंटरप्रेटेबिलिटी, इनके बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ, कोई एक बेस्ट कंडीशन टाइप नहीं है। नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओब्लिक पावरफुल है पर महंगी, कॉम्प्लेक्स और समझना मुश्किल। एक्सिस अलाइन सरल है, सस्ती है, इंटरप्रेटेबल आसान है, पर शायद उतनी पावरफुल ना हो। तो चुनाव प्रॉब्लम, डेटा, रिसोर्सेज और जरूरत, एक्यूरेसी वर्सेस एक्सप्लेनेबिलिटी पर निर्भर करेगा। एग्जैक्टली। सही टाइप की कंडीशन चुनना मॉडल की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखा कि डिसीजन ट्रीज में कंडीशंस कितनी डाइवर्स हो सकती हैं। सरल एक्सिस अलाइन थ्रेशोल्ड से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑब्लीक कॉम्बिनेशंस तक, बाइनरी स्प्लिट से लेकर नॉन बाइनरी तक जिन्हें एम्यूलेट किया जा सकता है, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल और मिसिंग डेटा को हैंडल करने की क्षमता तक। हाँ, काफी वर्सेटाइल टूल है ये। बिल्कुल, ये सब मिलकर डिसीजन ट्रीज को मशीन लर्निंग टूल बॉक्स में एक बहुत पावरफुल टूल बनाता है। तो आखिर में कोई एक विचार जिसे लेकर हमारे लिसनर्स सोचे? हाँ, ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या हमें हमेशा सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स कंडीशन जैसे ओब्लिक का ही लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकली ज्यादा पैटर्न्स पकड़ सकती है? एक अच्छा सवाल है। या फिर सिंपल कंडीशंस जैसे एक्सिस अलाइन थ्रेशोल्ड्स का अपना एक अलग और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर तब जब डेटा बहुत नॉइजी हो या जब मॉडल के इंटरप्रेटेबिलिटी, उसे समझना रॉ परफॉर्मेंस से भी ज्यादा जरूरी हो। अच्छा पॉइंट है। शायद ऑकम्स रेजर का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि अक्सर सबसे सरल एक्सप्लेनेशन ही सबसे अच्छी होती है। क्या मशीन लर्निंग में भी सिंप्लिसिटी की अपनी एक पावर है? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फाइनल इफेक्ट।